हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे फिजिकेम एकेडमी पे स्वागत है। इस एकेडमी के माध्यम से हमारा मेन मोटिव है कि आप सभी 2023 वालों को आईआईटी जैम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले और आप अच्छे आईआईटीज़ में या एनआईटीज़ में अपना एडमिशन ले पाओ। इसी मोटिव के साथ हम सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के एजुकेटर्स आपके लिए इस चैनल पे कंटेंट ला रहे हैं। और इस कड़ी में यहाँ पे जैसे नाम दो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर हम तीन लोग पढ़ाते हैं। तो जिसमें से मैं जो हूँ अब तक मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर दिया है। जो पिछले महीने अपने लेक्चर्स हुए थे जिसके अंदर मैंने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर, इन तीन टॉपिक्स को कवर किया था। एसटीआर का पार्ट में आपका अगर इस महीने टाइम मिलता है तो इस महीने में कवर करा दूंगा या अगले महीने कवर हो जाएगा। तो ये 3 से 4 टॉपिक्स हो जाएंगी। इसके हमने डिटेल में थ्योरी देखी थी और इसके ऊपर काफ़ी सारे पीवाईक्यूज किए थे। और आप लोगों को जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उन सब लोगों को, या आप नए हो तो आपको भी एक टास्क दिया है कि आप एक दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको अपना फॉर्मूला बुक बनाना है। तो फॉर्मूला बुक कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे आपने टॉपिक लिखा थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे नोट्स के अंदर जितने फॉर्मूलाज है उनको भी उन्हीं को यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज कवर कर दिए हैं, कोई भी फॉर्मूला छोड़ा नहीं है। तो आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके अंदर लिख दीजिएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जैसे मॉडल में हमने देखा था कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी। या इससे पहले जब हम देख रहे थे कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, PV इज इक्वल टू RT। इन सब के ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, बॉयल्स लॉ और बाकी सारे लॉज हो गए, चार्ल्स लॉ। आप ऐसे नाम डाल डाल के फॉर्मूला बनाएंगे। और दूसरा दिया था आप अपना पीवाईक्यू बुकलेट बनाओगे। जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स से क्वेश्चंस को कंबाइन करके अपना पीवाईक्यू बुक बना लीजिए। ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी आपके लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी ग्रुप्स में जुड़े हैं लोग, आप 2-3 लोग मिल के आपस में डिस्कस करके एक एक टॉपिक के ऊपर इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी प्रीवियस ईयर से। और आपको अलग से कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी वैरायटी वहीं पे कवर हो जाएगी आपकी। एक चीज और है कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ शिकायतें हैं, अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं या हमको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो ऐसे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपके डाउट्स, आपकी क्वेरी, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ग्रुप्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे, तो वो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करवा सकती है और हम आपके डाउट्स पर्सनली सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अभी इस टॉपिक के साथ जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब तक जो केटीजी मतलब थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर हुआ, उससे पहले तो हमने केटीजी को देखा था और केटीजी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे और थ्योरी भी देखी थी, फॉर्मूलाज भी देखे थे। इसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर हुआ थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अंदर हमने देखा सिस्टम को, सिस्टम के टाइप्स को देखा और काफ़ी सारी चीज़ें देखी। और इसके बाद जब हम आ रहे थे लेक्चर में प्रोसीड कर रहे थे तो हमने जीरो लॉ देखा, जिसके बाद हमने हीट
एंड वर्क के बारे में चीजें देखी समझी, उनका साइन कन्वेंशन देखा, और ये सब देख के हम अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले जो लॉ आया वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया, जीरोथ लॉ से पहले। उसके बाद में सेकंड लॉ आया, उसके बाद में जीरोथ लॉ आया। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली ये कहता है कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर मेरी डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं ऐड करता हूँ, तो ये हीट, अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर कुछ हीट अंदर, जो एनर्जी अंदर गई है, तो एज इट इज तो नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, फॉर्म भी नहीं होती है, ये कन्वर्ट होगी। ये किस में कन्वर्ट होगी? तो ये कन्वर्ट होगी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और अब इंटरनल एनर्जी अगर उसकी बड़ी है तो वो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगा एक्सटर्नली। तो उसमें, तो जो भी हीट हम सिस्टम को देते हैं, तो उसकी वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और सिस्टम कुछ हद तक वर्क परफॉर्म करता है। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली आप न्यूटन्स लॉ से भी इसको रिलेट कर सकते हो। वहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन हम देखते थे, यहाँ पर भी देखते हैं। लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हम मैकेनिकल बात करते हैं, यानी कि हम फोर्स की बात करते हैं, जबकि हम यहाँ पे थर्मल बात करते हैं, टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो दोनों लॉ सेम है, और ये है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। और अब हम इस फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस के ऊपर। ये यहाँ पे लिखा है, जो चीज अभी मेंशन कर। अब हम इस फर्स्ट लॉ का यूज करके हम देखेंगे कि अलग अलग सिस्टम के अंदर मेरा डी क्यू क्या होगा, मेरा डी डब्ल्यू क्या होगा, और मेरा डी यू क्या होगा। इन तीनों के बीच में क्या होगा, कैसे रिलेशन चेंज होंगे, इसके रिगार्डिंग हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस। अब आइसो, इसका मतलब होगा सेम, और बारिक या बार जब हम देखते हैं तो ये यूनिट होता है प्रेशर का। तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर मेरा प्रेशर जो होगा वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है। अब एक चीज, जब हम केटीजी देख रहे थे तो वहां पे आपका जो हीट था वो दिया था फॉर्मूला एम सी, और अगर आप डी क्यू लेते हैं तो डी टी से, ये फॉर्मूला था। अब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट प्रेशर की वजह से मास को कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज को कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज सेम रहेगा। तो वहां पे हम, एक चीज चेंज हो सकती है सीपी, जो स्पेसिफिक हीट है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने ये ले लिया यहाँ पे mcpdt। जब मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड में नंबर ऑफ मोल्स जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, सॉलिड ठोस होता है, तो उसका एक मास ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे m आया है। जब गैसेस की बात करेंगे तो वहां पे मास तो होता नहीं है, डिस्क्रीट रैंडमली मूव होते रहते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स की हम बात करते हैं। जहाँ पे स्टेट चेंज होती है वहां पे लेटेंट हीट की हम बात करते हैं। तो इस तरह से dq को दिया जाएगा। आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब मेरा खाली प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसका यूज करके बस ऊपर का, और वर्क आपको पता है कि वो होता है इंटीग्रल पी डीवी। बेसिकली वर्क ये होता है आपका, जब हम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो एफ डॉट डी एक्स, फोर्स कितने डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो सकते, दो तीन पैरामीटर से, जो कि कॉन्जुगेट पैरामीटर्स। आपको, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे पोजीशन और मोमेंटम को हम कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट वेरिएबल से प्रेशर और वॉल्यूम, उसके बाद में
एंट्रोपी और टेम्परेचर, म्यू केमिकल पोटेंशियल और नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स। इन तीनों का सेट को हम, ये है कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, दो दो के सेट में जो यहाँ पे यूज होंगे। तो आपका वर्क बनेगा पीडीवी, टीडीएस और म्यू डीएन। इसमें से एंट्रोपी, केमिकल पोटेंशियल, ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे, तो अभी बस चीजों को समझ लीजिएगा। तो बस इसका यूज किया हमने और फर्स्ट लॉ को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, ये कि मैंने डी को तो ऐसे लिखा और डी को यहाँ पे कट मार दिया। तो ये इसलिए लिखा है कि ये जो है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। अब ये एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है? जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जैसे डी हो गया या डीवी हो गया या डीटी हो गया, डीटी, हाँ डीटी हो गया बिल्कुल, डीटी। तो ये जो है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप इनिशियल और फाइनल में मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आप वर्क की बात करते हैं और हीट की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं, तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी या इनिशियल हीट Q1, Q2 ऐसे हीट नहीं मेजर होती। हम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस को देखते हैं हमेशा, तो हम इसको एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, तो ये इनएग्जैक्ट है। तो इसलिए तो हमेशा भी हम आगे कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जैसे कार्नोट इंजन में हम 1 - Q1/Q2 जैसे लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन बेसिकली वहां पर भी हम किसी एक को, रिजर्वायर वगैरह को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो जब भी हम, जैसे हम डिस्टेंस की बात करें, तो हम डिस्टेंस को ओरिजिन से लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बस खाली ये लेंथ, ये कहाँ तक गया है यही होता है। लेकिन जब आप कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट करें, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा। तो वही चीज है, यहाँ पे भी हम लेंगे डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने डेल्टा एक्स ले रखा है। तो ये बेसिकली आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है। तो उससे मेरा इक्वेशन ये निकल के आया, और वर्क जो है मेरा पीडीवी है। अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डिफरेंशिएट करता हूँ, एन और आर मेरे कांस्टेंट है और मैं आइसोबारिक प्रोसेस का यूज कर रहा हूँ, तो मेरा पीवी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो वेरी करके अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो बस मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये चीज क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे कभी कभी पूछ सकता है, आपको प्रेशर और वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, वो बोलेगा एक आइसोबेरिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस इतना है, तो अब उसको वर्क डन कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया ना हो और इंटीग्रेट करना हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आप पी को रिप्लेस कर देंगे आर टी बाई वी से, और ये आता है आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट से। इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करके हम देखेंगे ये रिलेशन आइसोबेरिक के लिए। और ये इंडिकेटर डायग्राम है, ये अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, या एक्स पे टी है और वाई पे मेरा वी है, तो वी और टी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम मेरा बढ़ने लगेगा। यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस पे वाई है, वाई एक्सिस पे पी है। प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, तो जितना भी मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर मेरा सेम रहेगा, और सेम सेम टेम्परेचर के साथ। अब यहाँ पे वो खेल ऐसे खेल सकता है कि आपको वो पूछ दे टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी नहीं है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो ग्राफ में कहाँ पे क्या मेंशन है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है।
और यहाँ पे अगर मैं इस चीज की बात करूँ, स्लोप जो है वो पीवी के बीच में निकालना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा है, तो स्लोप जो होगा वो जीरो। स्लोप हमेशा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, पी एंड वी ग्राफ के बीच में ही आपका स्लोप बनेगा। नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्लोप है, यहाँ पे आपका स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि स्लोप आपका क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पे टेन 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे टेन 45 क्या हो जाएगा, वन। यहाँ पे जीरो। तो नहीं, पी और वी के बीच में ही हमेशा आपका स्लोप रहेगा। ये बेसिकली चार्ल्स लॉ है, और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डी यू क्या होगा आपका, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ये हो जाएगा। सी पी डी टी होना चाहिए। हाँ, ये सी पी डी टी है, एन सी पी डी टी प्लस पी डी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी, बल्क मॉड्यूलस जो होगा उसका फॉर्मूला ये रहा। जिस अब ये स्लोप मेरा जीरो है, तो ये आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो। वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस में मैक्सिमम रहेगा। और यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन है कि आइसोबैरिक प्रोसेस कब होगी, क्योंकि मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो जब मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो उस टाइम मेरी जो सिलेंडर की वॉल्स होगी वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो पिस्टन जिससे मैं प्रेशर दे रहा हूँ वो भी रिजिड होना चाहिए। पता चले कि जैसे इस कंटेनर के ऊपर मैंने ये प्रेशर से दिया यहाँ पे 6 पास्कल का, और जैसे दिया ये फिर से ऊपर चला गया, तो ये प्रेशर जो हो गया वो 4 पास्कल बन गया। तो ऐसे भी नहीं, मुझे प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रखना है, तो ये भी रिजिड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसो वॉल्यूमिक। नाम से आपको पता चल रहा होगा, आइसो का मतलब सेम हो गया, वॉल्यूम का मतलब अब यहाँ पे मेरा V जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरा C कन्वर्ट हो जाएगा CV में, और इस केस में मेरा जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो, क्योंकि वर्क डन जो होता है P dV होता है। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो dV अपने आप जीरो हो गया, तो फिर जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जीरो हो गया। आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो डेल्टा क्यू बन गया, और डेल्टा क्यू मतलब हीट जो है वो एम सी वी डी टी बन गया, या अगर गैसेस की बात करें तो एन सी वी डी टी बन जाएगा। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस के अंदर मेरा हीट जो होगा वो परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, या समथिंग इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हीट चेंज है ये डी यू है, मतलब ये कंप्लीट डिफरेंशियल बन चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम जब मेरा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया। सेम जो चीज हमने पिछले इसमें लिखी थी, ये सेम ग्राफ से आप इसको खुद ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ पे P और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, और जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये 90, तो स्लोप मेरा इनफाइनाइट हो गया, तो बल्क मॉड्यूलस भी इनफाइनिटी पे चला गया। डी क्यू का फॉर्मूला ये, स्पेसिफिक हीट ये, वर्क डन जीरो। अब आइसोकोरिक जहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, तो सेम कंडीशन है जो मेरी पिछली वाली थी, कि मेरी वॉल्स जो होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और मतलब रिजिड होनी चाहिए बेसिकली, और पिस्टन भी जो है वो रिजिड होना चाहिए। कि पता चले कि इस कंटेनर के अंदर जब आपने प्रेशर दिया ये डिब्बा सहन नहीं कर पाया और ये बड़ा हो गया या टूट ही गया, इन दैट केस आपको ये चीज नहीं चाहिए, तो आपकी जो वॉल्स होगी कंटेनर की ये भी रिजिड होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल से कि जो एटमॉस्फेयर में चेंज होते हैं या फिर किसी गैस का एक्सप्लोजन होता है। ये तीसरी प्रोसेस है आइसोथर्मल।
कि जब मेरा टेम्परेचर जो होगा वो होगा कांस्टेंट। अब तक जैसे अब इन सारी प्रोसेसेस क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब आप वर्क ले रहे थे तो ये था पी डी वी, तो दो पैरामीटर्स हो गए। जब आप डी यू लेते हो तो ये हो गया एम सी वी, मतलब एम सी डी टी, जो भी प्रोसेस है नॉर्मली। तो ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर के डिपेंडेंस में डी यू, तो टी वाली एक प्रोसेस लेंगे। और डी क्यू होता है आपका टी डी एस, या आप इसको अभी मत समझिए, या इसको डी क्यू ही समझिए। तो क्यू, टी, पी और वी, चार वेरिएबल्स हो गए। चार वेरिएबल्स के ऊपर हम चार प्रोसेसेस देखेंगे। सबसे पहले हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट किया, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो आइसोथर्मल बना। टेम्परेचर कांस्टेंट किया मतलब डी यू जीरो हो गया। डी यू जीरो का तो जितना भी हीट आपने सिस्टम को दिया वो सारी के सारी सिस्टम ने वर्क करने में खर्चा कर दिया। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा वर्क का फॉर्मूला निकल के आता है इस फॉर्म में। आप इन सारे फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिएगा। ये सारे फॉर्मूले आपके निकल के आते इसी से, W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी से। बाकी कुछ कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आपका P क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। ये पूरा न्यूमरेटर कांस्टेंट है, एन आर टी कांस्टेंट है। और इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप v के साथ तो आपको पता है कि इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स होता है आपका लॉन एक्स। मैं लिमिट्स को नहीं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट को निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसको लेके आप सॉल्व करते हो तो आपका ये 2.2 का फैक्टर आता है इस लॉन 10 की वजह से। ठीक है, इस लॉन 10 को बैलेंस करने के लिए ये आपका 2.303 का फैक्टर रहता है। और इस फॉर्मूले से फिर P और V इनवर्स रिलेशन में है तो V2 बाई V1 है, तो यहाँ पे P1 बाई P2 बनेगा। एनआरटी की जगह पे आप इनिशियल कंडीशन P1 V1 यूज कर सकते हो। सेम इंडिकेटर डायग्राम है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। जैसे P और V के क्या रिलेशन है, P V मेरा कांस्टेंट होगा, यानी P V के इनवर्स रिलेशन में है। तो जैसे जैसे प्रेशर मेरा बढ़ेगा वॉल्यूम मेरा घटता जाएगा। इस तरीके से ये कर्व शेप में आएगा। बाकी टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ता है तब भी टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर बढ़ता है तब भी सेम रहेगा। और पी भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कुछ भी होगा वो सेम, ये रेशियो सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे स्लोप जो आएगा निकल के वो आएगा माइनस पी बाय वी। बॉयल्स लॉ है, ये फॉर्म हो गया क्योंकि डी यू जीरो है। स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल के केस में इनफाइनाइट हो जाती है। बल्क मॉड्यूलस पी से, क्योंकि माइनस वी डी पी बाय डी वी होता है। ये स्लोप मेरा क्या है, माइनस वी माइनस पी बाय वी, तो ये निकल के आ गया पी। और वर्क डन जो होगा वो आइसोबारिक के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा, बट एडियाबेटिक के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है। अब मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर इंटरनल में हीट आ रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन मुझे उसको नहीं बढ़ाना है। अगर उसको नहीं बढ़ाना है तो मुझे कुछ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करनी होगी सराउंडिंग के साथ। इसलिए जो अब मेरी वॉल्स होगी वो कंडक्टिंग रहेगी। इससे पहले कंडक्टिंग हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। इसलिए वॉल्स जो होगी वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल की, ये काफी स्लो होनी चाहिए, बहुत स्लो, जिससे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने में मौका मिले, टाइम मिले और वो एक्सचेंज प्रॉपरली कर पाए। ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। और इसका एग्जांपल्स है कि आइस जो है
वो वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, इनका ये टेम्परेचर। अब अगली प्रोसेस है, हमने तीन चीजों को अब तक कांस्टेंट रखा है, तो अब जो डी क्यू होगा वो मेरा जीरो होगा, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। एडियाबैटिक के अंदर हमने आज तक ये वर्ड इससे पहले दो बार देखा था, एक बार हमने मॉडर्न फिजिक्स में देखा, एक बार अभी काइनेटिक थ्योरी में देखा, अब ये तीसरी बार देख रहे हैं। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो डी क्यू मेरा जीरो हो गया, मेरा वर्क डन डी यू के माइनस में हो गया। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो आप इक्वेशन निकल के आता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डी टी बाय वन माइनस गामा, मतलब टी टू माइनस टी वन, या इसको आप चेंज करेंगे एन आर टी टू को पी टू वी टू और एन आर टी वन को पी वन वी वन, बस बाकी सब चीजें सेम। ऊपर के न्यूमरेटर को या फिर आप इसको देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी कि ये जो है ये आपका सी वी है, एन आर अपॉन वन माइनस गामा, ये जो है ये आपका एन सी वी है। बाकी सेम इक्वेशन ऑफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये तीन रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जो है पी वी रेस टू गामा होता है, या टी वी गामा माइनस वन होता है, या पी वन माइनस गामा टी गामा होता है। तो यहाँ पे प्रेशर को आप चेंज कीजिएगा टी बाय वी से, तो आपका ये रिलेशन निकल के आएगा। इसमें आप अगर v को चेंज कर देते हो, v को आप चेंज कर दोगे t बाय p से, तो आपका ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि सीधी लाइन कहीं पर भी नहीं आएगी, क्योंकि हर इसमें ये गामा आया है, ठीक है। ये गामा हमने इससे पहले भी देखा था, आप याद कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये गामा क्या है। तो जब टीवी का मैं ग्राफ बनाओ तो इस तरह से आएगा, टीवी का ग्राफ भी इसी तरह से, और टीपी का ग्राफ इस तरह से। तो यहाँ पे स्लोप जो आएगा वो माइनस गामा पी बाई वी आएगा, कि पॉइजन्स लॉ है जी। इक्वेशन निकल गया कि स्पेसिफिक हीट इस केस में जीरो, आइसोथर्मल में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो गई थी। अब स्पेसिफिक हीट जीरो क्यों हुई, ये भी चीज आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक, अब अगर हीट का फॉर्मूला देखते हैं डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू होता है आपका डी यू के इक्वल, मान लीजिए जो वर्क डन होगा उसको अभी छोड़ दीजिए, या इसको छोड़ दीजिए, एन सी वी डी टी, ठीक है। अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं तो डी क्यू मेरा जीरो है, नंबर ऑफ मोल्स जीरो नहीं होंगे, और टेम्परेचर चेंज भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपका जीरो क्या होगा, सी वी या सी पी। जब हम आइसोथर्मल की बात करते हैं तो सेम चीज, आपका टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं है। तो इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, सीवी को क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट। इस कंडीशन में वर्क डन होगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं होगा। और इसके होने के लिए कंडीशन है कि अब मुझे डेल्टा क्यू, जितनी भी हीट में सप्लाई कर रहा हूँ, वो चेंज ना हो, वो सिस्टम के अंदर ही रहे। तो उस केस में मेरी जो वॉल्स होगी वो होगी नॉन कंडक्टिंग, जो एक्सचेंज रोकने के लिए वो वॉल्स होगी नॉन कंडक्टिंग। और यहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं चाहिए, एकदम सडन रिएक्शन होनी चाहिए ये, कि जैसे ही हीट सप्लाई की कुछ ना कुछ उसने कर दिया हमारा। इसका एग्जाम्पल से हीट इंजन,
रेफ्रिजरेटर, पंक्चर ट्यूब। जैसे पंक्चर ट्यूब तो आप बड़े आसानी से रिलेट कर पाओगे कि इस टायर में जैसे ही यहाँ से कुछ घुसता है, सीधे हवा बाहर निकल के तो ये एकदम सडन रिएक्शन है। ये एडिएबेटिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है कि ए से बी गया, बी से सी आया और सी से फिर ए आया। इस तरह से साइकिल चलती है। तो अब अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात है, एक चीज अगर आप देखते हैं तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम है, क्योंकि प्रोसेस ने अपने आप को रिटर्न कर दिया है। यहाँ से शुरू हुई और प्रोसेस घूम के वहीं पे खत्म हो गई, तो मेरा डी यू जो हो गया, जीरो हो गया। तो जितनी भी हीट मैंने सप्लाई की थी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में मेल्टिंग प्रोसेस है कि जब मेरा लिक्विड जो है, मतलब जो सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो गया, उस केस में मेरी इंटर जब ये हुआ है, खाली जो मेरा सॉलिड था वो कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में। ठीक है, जब ये चीज होती है लिक्विड में वो कन्वर्ट हुआ है, तो उसका वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया है। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहा है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आपका जो वर्क है वो जीरो हो गया। तो जो भी हीट सप्लाई होगी वो उसके इंटरनल एनर्जी को ही बढ़ाएगी। अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं तो यहाँ पर ये सीन नहीं होता है। जब आप बॉईल करते हो तो लिक्विड से वेपर बाहर भी चले जाते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम कम होता है या चेंज होता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो उस कंडीशन में आपका जो डी यू या जो आएगा वो इक्वेशन इस तरह से बन के आ जाएगा। स्टेट चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा जब भी आपका स्टेट चेंज हो आप हीट के लिए एम एल को ही यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स। आप रिवर्स को थोड़ा सा गाड़ियों के केस में समझ सकते हो कि रिवर्स गियर के हिसाब से, कि जैसे अगर आप इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हो, आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा पीछे आना है, तो रिवर्स गियर से थोड़ा पीछे आते हो। तो मतलब आप गए भी और वापस भी आ गए। आपने डायरेक्शन मतलब जो है अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया। जो भी प्रोसेस अपने पाथ को रिट्रेस करती है कि जो जहां से शुरू हुई थी दूसरे स्टेट में गई और दूसरे स्टेट से फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गई, तो उसे कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो काफी स्लो रेट से होते हैं। वो स्लो रेट से होते हैं, इसीलिए वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो पाती है। और उसके बाद कोई भी हीट जो है वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती इस प्रोसेस के अंदर। कंडक्शन, कन्वेक्शन और डिसिपेशन, ये एनर्जी के जो दो तीन वेज है उसके थ्रू एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती है। फ्रिक्शन, विस्कोसिटी के फॉर्म में भी लॉस नहीं होता है। जो सिस्टम है आपकी वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। जो चीज ये सब नहीं कर पाती है, जो अपने आप को वापस नहीं ला पाती है, जैसे मेरा अब यहाँ पे एग्जांपल ही ले लो तो फ्यूजन ऑफ आइस या वेपराइजेशन ऑफ वाटर सबसे अच्छे एग्जांपल है। मैं आइस से वाटर बना सकता हूँ, वाटर से वेपर बना सकता हूँ, वेपर से वाटर बना सकता हूँ, वाटर से आइस बना सकता हूँ। मेरी प्रोसेस जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म हो गई, रिट्रेस कर दिया इनिशियल स्टेट को। इरिवर्सल मतलब यहाँ से कुछ बना, उससे कुछ बना, लेकिन उससे वापस नहीं बचा सकता मैं। समझ रहे? अगर आप जो है कैरी लेते हो, जैसे ये कैरी होगी तो इसका आम बनेगा, लेकिन आम से वापस कैरी नहीं बनेगी। तो ये होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जो जो चीज वहां पर हमने छोड़ी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस जो होता है, जूल हीटिंग इफेक्ट ये बाद में देखेंगे हम लोग, गैस का डिफ्यूजन होता है, ये सारी चीजें और ऑलमोस्ट सारी नेचुरल जो प्रोसेसेस होती है
वो इरिवर्सिबल ही होती है। अगला है आपका पीरियोस्टैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है ये बहुत धीरे 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 चलते रहती है। तो ये इतनी धीरे चलते रहती है कि इसे आप ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। कि ये एक स्टेप से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, तीसरे से, इसके बीच में टाइम बहुत लिया। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ टाइम मिला। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम अपने आप को रीडायरेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, और आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसका यूज करके हमने 7-8 प्रोसेसेस की स्टडी की, 7-8 प्रोसेस। अब कल के वीडियो में हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों को देखेंगे, जैसे ये जो कीप इन माइंड वगैरह लिखा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इनको हम देखेंगे। और एक देखेंगे चीज़, फ्रैक्शन ऑफ हीट की। इस चीज़ को हम देखेंगे कि हीट जो है, अभी हमने फर्स्ट लॉ देख लिया है, तो एक चीज़, एक हल्की सी आइडिया दे देता हूँ आपको, नॉर्मल ही लिखता हूँ। तो जो डी क्यू है, जो हीट में सप्लाई कर रहा हूँ, उसका कुछ फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को जाएगा और कुछ फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट होगा। तो अब कितना फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होता है ये हम देखेंगे कल की वीडियो में। तब तक जो एक गामा का कांस्टेंट आया था, पीवी टू द पावर गामा, ये क्या है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और बाकी आपको जो होमवर्क दे ही रखा है कि आपको फॉर्मूला बुक बनानी है, और आपको मोर एंड मोर पीवाईक्यूज लगाने हैं, पूछने हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो। इन दोनों के बुक्स आपको बनाने हैं, या आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इवन तो जब आप CSIR की तैयारी करोगे या गेट की तैयारी करोगे, तब भी ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला नोट्स बनाए हैं, तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भेज सकते हो। अगर आपको मेरा टास्क सही लगता है, आपने ये किया है, तो आप ये फॉर्मूला नोट्स बना के मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक था। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।